Assalamu alaikum. Today we are here to cover the topic metabolism, which is also called biotransformation. In last videos we have discussed absorption and distribution in detail. You can watch them by tapping that I button on the top right corner of your screen. So let's start today's topic. अब सबसे पहले जब हम किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में, तो वो सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम में जाती है एब्जॉर्प्शन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू it will distribute to all the body tissues and extracellular fluid where the drug will give its effects. अब क्या हुआ कि हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया, उसकी एब्जॉर्प्शन भी हो गई, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई, उसका इफ़ेक्ट भी आ गया। अब वक्त आ गया कि हम इससे जान छुड़वाएं। यहाँ पर जान छुड़वाने का मतलब ये है कि हमने उस ड्रग की क्लियरेंस करवानी है बॉडी से। इस क्लियरेंस के लिए ड्रग की मेटाबॉलिज्म कराते हैं, ड्रग का मेटाबॉलिज्म या क्या कराते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ड्रग क्लियरेंस थ्रू मेटाबॉलिज्म ये क्या होता है, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये होता है क्लियरेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा दैट इज क्लियर्ड ऑफ द ड्रग पर यूनिट टाइम, ठीक है। अच्छा, इसका एक और फार्मूला है कि क्लियरेंस क्या होती है हमारे पास, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग ओवर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, ठीक है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है हमारे पास, क्लियरेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 0.693 ओवर हाफ लाइफ। अब यहाँ पर अगर हम देखें किसी भी ड्रग के लिए जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये वाला फैक्टर हमारे पास 0.693 ये क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या है, सिर्फ हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ और क्लियरेंस का क्या रिलेशन है हमारे पास, इन्वर्स रिलेशन है यहाँ पर। व्हाट डज़ इट मीन, इसका मतलब ये है कि अगर हाफ लाइफ किसी ड्रग की ज़्यादा है, जब किसी ड्रग की हाफ लाइफ ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि उस ड्रग के मॉलिक्यूल्स को, जितना भी उसके मॉलिक्यूल थे उनकी कंसंट्रेशन हाफ होने में जो टाइम लग रहा है वो ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि जो क्लियरेंस है वो क्या है, स्लो है, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं किसी ड्रग की अगर क्लियरेंस ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि उसकी हाफ लाइफ क्या है, कम है। अब क्लियरेंस क्या है, इट इज़ बेसिकली अ वे ऑफ लुकिंग एट एलिमिनेशन, ठीक है, कि ड्रग किस तरह एलिमिनेट हो रही है बॉडी से। अब एलिमिनेशन क्या है, इट इज़ जस्ट you are getting rid of drug, irreversible removal of drug from the body, ये क्या है, एलिमिनेशन है, ठीक है। इरिवर्सिबली रिमूव कर दिया आपने ड्रग को बॉडी से। इसके 3 मेजर रूट्स हैं। कितना मेजर रूट है, 3 मेजर रूट्स इसके बहुत सारे हैं, ठीक है। लेक्रीमेशन के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू और लंग्स से इनहेलेशन के थ्रू भी ये एलिमिनेट हो रही होती है। लेकिन मेजर रूट्स क्या है हमारे पास, ये है हिपैटिक मेटाबॉलिज्म। अब हिपैटिक मेटाबॉलिज्म में एलिमिनेशन क्या होती है, वो ड्रग को इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद बिलियरी एलिमिनेशन होती है बाइल के थ्रू और यूरिनरी एक्सक्रीशन होती है किडनी के थ्रू, ठीक है। अब ये क्या इन्वॉल्व करता है हमारे पास, एलिमिनेशन, इसमें मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हो रही होती है। मेटाबॉलिज्म क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है कि हम ड्रग को इनएक्टिवेट कर रहे हैं। और एक्सक्रीशन क्या है कि जो ड्रग थी ना, इंटैक्ट ड्रग, जो इंटायर ड्रग थी उसमें कोई चेंजमेंट नहीं की, कुछ नहीं की, जैसी ड्रग थी वैसी की वैसी हमने बॉडी से रिमूव कर दी, ये क्या है हमारे पास, एक्सक्रीशन। ये दोनों क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन को, ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म क्या करता है, सबसे पहले इंक्रीज करता है पोलैरिटी को, ठीक है। अब पोलैरिटी को, ड्रग की पोलैरिटी को इंक्रीज कैसे करेगा, ड्रग क्या होती है हमारे पास, जितना ज़्यादा नॉन पोलर होती है ना, उतना जल्दी वो लिपिड मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करती है और उतना ज़्यादा हमारे पास उसकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन और एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होती है। तो अब हमने उसका मेटाबॉलिज्म, हमने उसे बॉडी से एक्सक्रीट करना है, तो हमें उसकी वो वाली करेक्टरिस्टिक नहीं चाहिए कि वो कितना नॉन पोलर है। अब हमने उसे पोलर बनाना है ताकि हम उसे बॉडी से निकाल सकें। तो ये क्या करता है मेटाबॉलिज्म, उसकी पोलैरिटी को इंक्रीज करता है, अलाउज द ड्रग टू बी एलिमिनेटेड। अब मेटाबॉलिज्म में हमने सबसे पहले काइनेटिक्स देखनी है मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म में हम क्या कर रहे होते हैं, एंजाइम्स के थ्रू ड्रग को डील कर रहे होते हैं। अब मेटाबॉलिज्म 2 तरह के होते हैं हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती हैं और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होती हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर में फ़र्क आप पहले ये जहन में रख लें कि एक सिस्टम है, उसमें आपके पास 100 एंजाइम्स पड़े हैं, ठीक है। अब 100 एंजाइम में एक सिस्टम है कि उसमें वो सारे के सारे अनयूज़ हैं, ठीक है, अभी यूज़ नहीं हुए। और एक सिस्टम ये है जिसमें 100 के 100 क्या हैं, यूज़ में। ये 2 सिस्टम है। अब जो जिसमें कोई एंजाइम यूज़ नहीं हुआ पड़ा, तो उसके अंदर आप जब ड्रग का एक मॉलिक्यूल आता है तो वो जैसे ही आता है वो फ़ौरन इनएक्टिवेट हो जाता है। अब आपने डबल कर दिए, 2 कर दिए, तो वो क्या होगा, फ़ौरन इनएक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि आपके पास एंजाइम तो बहुत ज़्यादा एम्पल क्वांटिटी में पड़े हैं।
अब ड्रग के मॉलिक्यूल आपने 2 से 4 कर दिए, फिर भी वो वैसे ही, जितना आपने ड्रग के मॉलिक्यूल बढ़ाए उतना रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो गया। मतलब इसमें एंजाइम वेट कर रहे हैं वर्किंग के लिए। अब जो दूसरा सिस्टम मैंने बताया था जिसके अंदर एंजाइम 100 हैं और मॉलिक्यूल्स भी ड्रग के 100 हैं इनएक्टिवेशन के लिए, अब अगर आप ड्रग के मॉलिक्यूल को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, तो ड्रग के मॉलिक्यूल इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम्स थे वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर को समझने से पहले ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि फर्स्ट ऑर्डर में एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, वेटिंग टू वर्क, और ज़ीरो ऑर्डर में एंजाइम क्या है, एट मैक्सिमम कैपेसिटी, ऑल आर वर्किंग। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, इंक्रीज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या करता है, इंक्रीज रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ड्रग कंसंट्रेशन विल नो लॉन्गर इफेक्ट द ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये बात मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब इसमें रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस ग्राफ के अंदर, तो ये ग्राफ किसमें है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन या डोज ऑफ ड्रग और रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, इन दोनों के दरमियान है। अब फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर हमारे पास क्या है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म है, यहाँ पर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन जब हम बढ़ाते जा रहे हैं ड्रग की, तो साथ साथ उसका मेटाबॉलिज्म भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर तो ये क्या है, हमारे पास लीनियर काइनेटिक्स है। काइनेटिक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर काइनेटिक्स है। यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद जब सारे के सारे एंजाइम्स यूज़ हो गए हैं, एंजाइम मैक्सिमम कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हैं, तब हमने ड्रग कंसंट्रेशन को, यहाँ तक ड्रग कंसंट्रेशन को जितना भी बढ़ाया, लेकिन रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ रहा। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है, कांस्टेंट है। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है हमारे पास, ज़ीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज़ तो कर रहे हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ नहीं कर रहा। अब जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ नहीं कर रहा तो बॉडी में ड्रग की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, तो जिसकी वजह से ड्रग के क्या आते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं और ड्रग की क्या हो जाती है, एकॉमुलेशन हो जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या बात याद रखनी है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर हमारे पास हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है ड्रग की, ठीक है। हाफ लाइफ क्या है कि टाइम टू मेटाबोलाइज 50% ऑफ द ड्रग, मतलब हाफ ऑफ द ड्रग को मेटाबोलाइज करने का जो टाइम है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर कांस्टेंट होता है। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर क्या कांस्टेंट होता है, रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, मतलब जितना ड्रग मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना उसका रेट है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे हम जितना कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग इज मेटाबोलाइजिंग। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग एक टाइम के अंदर क्या हो रही है, मेटाबोलाइज हो रही है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग पर टाइम। अब लेट्स सपोज अगर वो प्रोपोर्शन कितना है, 50%, ठीक है। 50% एक प्रोपोर्शन है ड्रग की, मतलब आधी ड्रग क्या है, मेटाबोलाइज हो रही है, उसको मेटाबोलाइज होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा। इसका क्या मतलब है, उस ड्रग की हाफ लाइफ कितना है, 1 आवर। अगर उस ड्रग का क्या है हमारे पास 100 mg हमने डोज दी थी, तो वो 50 mg में जब कन्वर्ट होगी तो उसे कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। अब 50 mg से अगेन जब हाफ होगी, 50 mg का हाफ कितना होता है, 25 mg, तो इसमें कितना लगेगा, 1 घंटा अगेन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर हमारे पास हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है। एग्जाम्पल हमने देखनी है तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो हैं वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर हमारे पास एस्पिरिन, फेनिटोइन और क्या आता है हमारे पास, एथेनॉल। ये तीनों आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास काइनेटिक्स देखें ना, अगर फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर की हम क्या देखें, काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर की क्या है, लीनियर। ये देखें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, लीनियर, और इसकी क्या है, ज़ीरो ऑर्डर की क्या है, काइनेटिक्स नॉन लीनियर है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनका ग्राफ देखते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमारे पास जो इसका ग्राफ आता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, वो आता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियली जैसे हाफ लाइफ का ग्राफ बनता है ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, टाइम गुजरने के साथ साथ प्लाज्मा कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, ये हाफ लाइफ गुजरने के साथ साथ। जबकि इसका देखें तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन डिक्रीज हो रही है। इसको इस तरह समझ लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास 100 एंजाइम थे और वो 1 आवर के अंदर पर यूनिट टाइम, लेट्स सपोज 1 आवर है, 1 आवर के अंदर 10 मिलीग्राम को क्या कर रहे हैं, मेटाबोलाइज कर रहे हैं, तो अगले घंटे के अंदर भी 10 मिलीग्राम ही मेटाबोलाइज होगा, उससे अगले घंटे के अंदर भी 10 मिलीग्राम ही मेटाबोलाइज होगा, ठीक है। तो मतलब मेटाबॉलिज्म जो है वो कांस्टेंट जा रहा है,
ठीक है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। इसके अंदर क्या हुआ, पहले घंटे के अंदर 50 मिलीग्राम क्या हुआ, मेटाबोलाइज हुआ, और उससे अगले घंटे के अंदर 25 मिलीग्राम मेटाबोलाइज हुआ। तो हमारे पास क्या आया, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। इसके अंदर प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम का जो ग्राफ होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा, जीरो काइनेटिक्स के अंदर, जीरो ऑर्डर के अंदर। अब दोबारा ये मैं रिपीट करा देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लीनियर काइनेटिक्स है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स नॉन लीनियर काइनेटिक्स है, लीनियर नॉन लीनियर। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ लीनियर ग्राफ होगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं किसके पास, फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म। फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या है, लाइपोफिलिक जो ड्रग है ना, ठीक है, जो नॉन पोलर है, उसको इसने पोलर बनाना है। उसने क्या बनाना है, मेटाबॉलिज्म था ही यही, उसने ड्रग को क्या करना था, पोलर बनाना था। अब फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म क्या करता है कि जो ड्रग होता है उस पर इंट्रोड्यूस करा देता है एक पोलर फंक्शनल ग्रुप, या ड्रग के पास अगर कोई पहले से पोलर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको अनमास्क करा देता है। ठीक हो गया। अब ये रिएक्शन किन रिएक्शंस के थ्रू हो रहा होता है फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, इनके थ्रू ये क्या हो रहा है, ड्रग के मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म जो P450 साइटोक्रोम P450 सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं वो पढ़ते हैं। अब CYP450 में जो CY है ना, वो साइटोक्रोम को शो करता है। ठीक है, और P450 का मैं आपको बताता हूँ। अब साइटोक्रोम क्या होता है, साइटोक्रोम हीम कंटेनिंग एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, हीम कंटेनिंग एंजाइम्स होते हैं। अब जैसे हमारी हीमोग्लोबिन है, वो भी हीम कंटेनिंग एंजाइम है, तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी एफिनिटी किसके साथ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो हीम कंटेनिंग एंजाइम सबसे मैक्सिमली किसके साथ अटैच होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच होते हैं तो उस टाइम जो ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं ना, वो हमारे पास क्या होती है, 450 नैनोमीटर। इस वजह से हम क्या कहते हैं इन्हें, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, ये कौन से एंजाइम यूज़ करते हैं मैक्सिमली, ऑक्सीडेजेस। ठीक है, अब ड्रग ने जब ऑक्सीडेशन होनी है साइटोक्रोम P450 के थ्रू, तो क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा अंदर। ठीक है, तो ड्रग प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया ऑक्सीजन ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक पोलर ग्रुप होता है जिसकी वजह से ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज होती है। साथ में क्या बन गया, वाटर। अब ये जो हाइड्रोजन कहाँ से आए हैं हमारे पास, ये हमारे पास NADPH के थ्रू आ जाते हैं। NADPH क्या है, हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस करता है अदर मॉलिक्यूल्स को। खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि खुद क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होंगे, जो यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होता है वो हमारे पास क्या आता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है, और ये हमारे पास NADP+ आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, मोस्ट कॉमन आइसोजाइम्स जो होते हैं साइटोक्रोम P450 के अंदर, वो कौन से होते हैं हमारे पास, CYP3A4। ये मोर देन 80% ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म जितना भी हो रहे होते हैं, मोर देन 80% ड्रग के मेटाबॉलिज्म ये वाले एंजाइम्स कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास CYP3A4, CYP2D6, CYP2C8, आपने सिर्फ ये 3 याद कर लेने हैं, बाकी याद नहीं करने। अब यहाँ पर 3 क्या है, A क्या है, 4 क्या है। जो 3 है ना, ये मतलब इसके नोमेनक्लेचर है। 3 क्या है हमारे पास, एंजाइम की फैमिली है। A क्या है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स की सब फैमिली है। और 4 क्या है, आइसोजाइम्स है। ठीक है, इसी तरह ये इस सब का नोमेनक्लेचर आपने देख लेना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हाँ, CYP इंड्यूसर्स, मतलब साइटोक्रोम P450 के इंड्यूसर्स, और क्या हैं उसके इनहिबिटर्स। अब इंड्यूसर्स क्या होते हैं और इनहिबिटर क्या होते हैं, साइटोक्रोम P450 की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं कौन, इंड्यूसर्स, और डिक्रीज करते हैं कौन, इनहिबिटर्स। इसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम है साइटोक्रोम P450 का, और ये उसका क्या हो रहा है, इस तरह मैं एंजाइम बना लेता हूँ एक, ये, ठीक है, यहाँ पर एक इसकी एक्टिव साइट है। अब यहाँ पर क्या है, एक ड्रग का मॉलिक्यूल आया और यहाँ पर ये क्या हो गया, मेटाबोलाइज। अब कोई ड्रग एक और है, हम इसके साथ कोई एक और ड्रग ले रहे हैं, वो ड्रग आगे इधर जुड़ जाती है। जब वो ड्रग आगे इधर जुड़ती है तो क्या होता है, या इसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, या इसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर ये ड्रग इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है, इस एंजाइम को एक्टिवेट करती है, और इस ड्रग का, यहाँ पर ये वाली जो ड्रग है, दूसरी ड्रग, इसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, तो ये वाली ड्रग क्या होगी, इंड्यूसर होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर एक ड्रग आगे जुड़ती है और वो मतलब ये वाला एंजाइम कोई भी काम कर रहा है, इसकी फंक्शनिंग को डिक्रीज कर देती है, तो ये वाला क्या होगी, ड्रग हमारे पास इनहिबिटर होगी। तो इसके मैंने निमोनिक बनाए हुए हैं। ठीक है, वो निमोनिक आपने याद कर लेने हैं कि कौन सी ड्रग
हमारे पास इंड्यूसर्स हैं, कौन सी ड्रग इनहिबिटर्स हैं, ये पूरी फार्माकोलॉजी के में आपके काम आएंगे, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स जब आप ड्रग की पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर ये लिखे हुए होते हैं, तो ये सब को कंपाइल किया हुआ है और ये आपके प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इंड्यूसर्स क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे साइटोक्रोम P450 की एक्टिविटी को, ठीक है। जब इनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हुआ, इसका क्या मतलब कि ड्रग को इनएक्टिव जो है वो जल्दी जल्दी इनएक्टिव किया जा रहा है। जब जल्दी जल्दी इनएक्टिव किया जा रहा है तो उसकी क्लियरेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, फास्ट ड्रग क्लियरेंस हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, ड्रग की एक्टिव कंसंट्रेशन जो होगी ना बॉडी में वो जल्दी डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से ड्रग के लेसर इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे साइटोक्रोम जो इसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। निमोनिक इसका है BS क्रैप GPS। B से हमारे पास क्या बना, बार्बिचुरेट्स। S से सेंट जॉन्स वर्ट्स। C से कार्बामाज़ेपिन। R से रिफेम्पिन या रिफेम्पिसिन होता है। A से अल्कोहल। अल्कोहल क्रॉनिक हो तो हमारे पास वो क्या होगा, CYP450 इंड्यूसर होगा। अगर अल्कोहल एक्यूट टॉक्सिसिटी है तो वो क्या होगा, हमारे पास इनहिबिटर होगा। ये मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद P से क्या बना हमारे पास, फेनिटोइन। GPS में G से ग्राइसियोफल्विन एंटी फंगल है, फिनोबार्बिटल। और उसके बाद हमारे पास S से सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है। उसके बाद ये एंटी डायबिटिक्स के अंदर उसमें यूज़ होती है। उसमें हमारे पास है CYP450 इनहिबिटर्स। अब ये क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं साइटोक्रोम P450 की एक्टिविटी को, यानी कि लेस मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जब ये इनकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, ड्रग इनएक्टिवेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, उसका रेट डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से लेस मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। अब लेस मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो क्लियरेंस भी तो स्लो हो जाएगी। जब क्लियरेंस स्लो हो जाएगी तो ड्रग की एक्टिव कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी। जब वो इंक्रीज़ होगी तो ड्रग के ग्रेटर इफेक्ट्स आएंगे और क्या, टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमने देखना होता है कि हम इन ड्रग्स को, अब ये ड्रग दे रहे हैं, उसके साथ हम अगर ड्रग का कोई हमने इंड्यूसर दे दिया तो हम उसके साथ एक कम्बिनेशन में इनहिबिटर दे देते हैं ताकि एक्टिविटी ड्रग की ज़्यादा कम ना हो, ठीक हो गया। इसका ये फ़ायदा होता है। अब ड्रग के ग्रेटर इफेक्ट आ जाते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट आ जाते हैं। अब इनहिबिटर्स का जो निमोनिक है वो है sickfaces.com ग्रुप, sickfaces.com ग्रुप। अब sickfaces ये पढ़ते हैं। S से हमारे पास सोडियम वेल्पोरेट, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ेंगे आगे। I से आइसोनियाजिड, ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। और C से साइमेटिडिन, हिस्टामिन ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, H2 ब्लॉकर हिस्टामिन रिसेप्टर के ब्लॉकर हैं। K से कीटोकोनाजोल और F से फ्लूकोनाजोल, ये एंटी फंगल्स हैं हमारे पास। A से अल्कोहल है और एमियोडारोन है। एमियोडारोन हमारे पास क्या है, एंटी एरिथमिक है। और अल्कोहल की एक्यूट पॉइजनिंग जो है वो हमारे पास क्या है, CYP450 के इनहिबिटर्स हैं। उसके बाद हमारे पास है C से सिप्रोफ्लॉक्सासिन और क्लोरमफेनिकोल। E से एरिथ्रोमाइसिन, S से सल्फोनामाइड्स और C से क्रैनबेरी जूस। और उसके बाद ओमेप्राजोल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। और मेट्रोनिडाजोल M से। और उसके बाद ओमेप्राजोल क्या है हमारे पास, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और G से ग्रेप फ्रूट जूस। अब लेट्स सपोज किसी बंदे की किडनी ख़राब हो गई है, ठीक है, मतलब उसकी ड्रग की जो एक्सक्रीशन हो रही थी ना वहाँ से वो नॉर्मली नहीं हो रही, जो ड्रग एक्सक्रीट कर रही थी। तो हम क्या करते हैं, उन्हें CYP450 इंड्यूसर्स दे देते हैं ताकि वो जो वहाँ पर कमी रह गई थी ड्रग को एक्सक्रीट करने में, मतलब ड्रग की बॉडी में कंसनट्रेशन, एक्टिव कंसनट्रेशन डिक्रीज़ करने में जो कमी रह गई थी, ये वाले दे के हम उनकी वो कमी को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ये फ़ायदा होता है CYP450 इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स का। इसके बाद हमारा फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म रह गया था, वो पढ़ते हैं। फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर हम ट्रांसफरेजेज एंजाइम यूज़ करते हैं। और अगेन इसने क्या करना है, ड्रग की पोलैरिटी को इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर हम पोलैरिटी कैसे इंक्रीज़ करते हैं, जो बॉडी के अंदर हमारे पहले से छोटे मॉलिक्यूल पड़े हुए होते हैं ना, एंडोजीनियसली पोलर मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, उनको हम ड्रग के साथ कंबाइन करा देते हैं। वो मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, ग्लूकोरोनेट हो सकता है, एसीटेट हो सकता है, ग्लूटाथायोन हो सकता है और सल्फेट हो सकता है। ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये हम बॉडी में क्या करते हैं, ड्रग के मॉलिक्यूल के साथ इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिससे उनकी क्या होती है, पोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है और उनकी एक्सक्रीशन क्या होती है, इजीली एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब कॉन्जुगेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज़ होते हैं। ग्लूकोरोनाइडेशन सबसे ज़्यादा कॉमनली यही यूज़ होता है 90%। सल्फेशन, एसिटाइलेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। इन्होंने क्या करना होता है, लेस पोलर ड्रग को मोर पोलर ड्रग्स में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। और ये मोर पोलर ड्रग किडनी या बाइल के थ्रू क्या होती हैं, एक्सक्रीट हो जाती हैं। अब हमारे पास जो इसकी एक्सेप्शन है ना, मॉर्फिन की जब ग्लूकोरोनाइडेशन करते हैं तो वो
उसकी मतलब ये नहीं है कि वो उसको लेस पोटेंट कर देती है, उसकी पोलैरिटी बढ़ा देती है और वो एक्सक्रीशन उसकी बढ़ा देती है, नहीं। एक्सेप्शन है यहाँ पर ये कि वो उसको मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड में कन्वर्ट कर देती है, जो कि एक मोर पोटेंट कंपाउंड है, ठीक है। अब हम इनके एंजाइम्स देख लेते हैं और उनके रिएक्शंस देख लेते हैं। अब हमारे पास फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम्स हैं वो हैं यूजीटी यानी कि यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करा रहा होता है, ग्लूकोरोनाइडेशन रिएक्शन करा रहा होता है। मैक्सिमम यहाँ पर सारे के सारे आप ट्रांसफरेज देखेंगे। फेज़ 1 के अंदर आप मैक्सिमम ऑक्सीडेजेस देखेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, जीएसटी ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, ये क्या करा रहा होता है, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन करा रहा होता है। एनएटी एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये क्या करा रहा होता है, एसिटाइलेशन। एसयूएलटी ये क्या करा होता है, ये कौन है, सल्फो ट्रांसफरेज, ये क्या करा रहा होता है हमारे पास, सल्फेशन करा रहा होता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी है तो यू कैन आस्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।